नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज में आज हम एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर प्रकाश डालिए। हम आंसर की शुरुआत करेंगे सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हुए, उनका डेट ऑफ बर्थ बताते हुए। तो हम बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 23 जनवरी को एक डे घोषित करा गया है। 2021 में भारत सरकार ने 23 जनवरी को एक दिवस के रूप में घोषित करा था। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को 2021 से? तो उसके बाद फिर हम बताएंगे कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से पूरी करी और उन्होंने फिर स्नातक पूरा करा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से। इसके बाद उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपने कॉलेज के टाइम से ही राष्ट्रवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गए थे। तो उसके बाद फिर वो कैम्ब्रिज चले गए थे पढ़ने। फिर 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दी और उसे उत्तीर्ण भी किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने उस सेवा से रिज़ाइन कर दिया, उसे इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो अंग्रेज़ों को सर्व करना नहीं चाहते थे। उन्हें समझ में आ गया था कि वो अंग्रेज़ों के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था, बहुत उल्लेखनीय प्रभाव था उनके पूरे कैरेक्टर पर। सुभाष चंद्र बोस के कैरेक्टर पर स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। और चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो राजनीतिक गुरु से ये याद आया कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, वो किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें 1920 से लेकर के 1942 तक जितनी भी राष्ट्रवादी गतिविधियां हुई थी सबको उन्होंने मेंशन किया था, सबके बारे में उन्होंने बताया था। और इस बुक को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था क्योंकि ये बुक लोगों में उत्साह भरती थी, उनमें नेशनलिज्म की भावना भरती थी, तो इसलिए इसे बैन कर दिया गया था। और जय हिंद शब्द जो दिया गया था, जय हिंद शब्द जो स्लोगन बना था, वो सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद स्लोगन दिया था। इसके बाद हम अगर सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका रही पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में उसे समझें, इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन सारे वीडियोस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी और यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आंसर्स आपके रिव्यू भी किए जाएंगे और आपके सारे क्यूरीज, सारे डाउट सब कुछ सॉल्व किया जाएगा 1-to-1 गाइडेंस के जरिए। आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेजर रोल क्या प्ले किया था सुभाष चंद्र बोस ने पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। तो सबसे पहले उन्होंने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन करी। 1919 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया जिससे कि उन्हें समझ में आ गया कि वो ब्रिटिशर्स को सर्व करना नहीं चाहते हैं और इंडियन सिविल सर्विस में रहते हुए वो कोई भी देश के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बहुत जल्द ही इंडियन सिविल सर्विसेज को छोड़ दिया और 1921 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए, इसे ज्वाइन कर लिया उन्होंने। उसके बाद उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें 1925 में मांडले जेल में कैद कर लिया गया था, जहां पे उन्हें ट्यूबरकुलोसिस भी हो गया था, उनकी काफ़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो उन्हें रिहा कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने 1927 में उन्हें रिहा करा गया और उसके बाद वो कांग्रेस के महासचिव बने। और उसके बाद फिर वो 1927 के बाद के पीरियड में वो चले जाते हैं कुछ समय के लिए जर्मनी। उसके बाद 1925 में उन्हें मांडले जेल में कैद कर लिया गया था उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण।
1927 में वो रिहा हुए और उसके बाद वो कांग्रेस के महासचिव बने, सेक्रेटरी जनरल बने। फिर गांधी जी से उनके आइडियोलॉजीज को लेकर के थोड़े मतभेद रहा करते थे। गांधी जी की वो बहुत इज्जत किया करते थे। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच चाहे जितने भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहे हों, वो दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत किया करते थे, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। और ये मेंस का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को डिटेल में समझना है कि सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, उसके बाद भी क्या क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ थी, तो ये वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मेंस आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप वहाँ पर जाकर के इसे देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी सारे टॉपिक्स के वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो गांधी जी के लिए उनके मन में अपार सम्मान था, लेकिन उनके विचारधाराओं को वो नहीं पसंद किया करते थे, क्योंकि गांधी जी इतना ज़्यादा वॉयलेंट बिहेवियर वो किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर सही से चला होता तो बहुत जल्दी ही भारत को आज़ादी मिल जाती, लेकिन क्योंकि मूवमेंट वॉयलेंट हो गया था, गांधी जी ने मूवमेंट ही विदड्रॉ कर लिया और इतने साल लग गए भारत को आज़ादी मिलने में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वॉयलेंस को भी सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि देश को आज़ादी मिलेगी, किसी भी कीमत पर मिले। तो गांधी जी जिस तरीके से वायलेंस सपोर्ट नहीं किया करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो गांधी जी ने जिन्हें समर्थन दिया था, पट्टाभी सीतारमैया, उनसे मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने फिर कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। तो आपको कमेंट सेशन में ये बताना है कि सुभाष चंद्र बोस कौन कौन से सेशन में आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। एक त्रिपुरी सेशन था, एक हरिपुरा सेशन था। तो ये दोनों सेशंस किस ईयर में हुए थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद 1939 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक गुट बनाया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसको जाना गया बाद में। और द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उन्होंने ब्रिटेन के साथ भारत के समर्थन की बिना परामर्श की घोषणा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो जब हमने नेशनलिस्ट का रिस्पॉन्स पढ़ा था वर्ल्ड वॉर 2 के अगेंस्ट, तब हमने समझा था कि ब्रिटेन ने इंडिया को अपना सपोर्टर डिक्लेयर कर दिया था इंडियन नेशनलिस्ट से बिना ही कंसल्ट किए हुए, उनसे विचार विमर्श करे बिना ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया हमारा समर्थन करेगा वर्ल्ड वॉर 2 में। और इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस ने प्रोटेस्ट किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो किसी तरीके से जेल से भागने में सफल रहे और वो 1941 में जर्मनी पहुंच गए, क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन था। तो उन्होंने सोचा कि हिटलर की सहायता वो प्राप्त कर सकते हैं, तो हिटलर से सहायता लेने वो 1941 में जर्मनी पहुंच गए। हिटलर से उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिली। हिटलर ने उन्हें कहा कि आप जापान जाइए, आपके जापान मदद कर सकता है। तो उस समय पर इतनी उन्होंने कठिन यात्रा करी थी इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, ऐसा जज्बा था उनके अंदर कि पनडुब्बी के अंदर बैठ करके वो जापान पहुंचे। पनडुब्बी से जर्मनी से जापान तक का सफ़र, और इसके बीच में जो अफ्रीका के पास केप ऑफ गुड होप्स पड़ता है, मेडागास्कर पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने फिर से पनडुब्बी बदली और वो जापान पहुँचे। तो जर्मनी से मेडागास्कर का सफ़र अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे तो कितना ये टफ सफ़र होगा, कितना खतरनाक सफ़र होगा, ये आपको अंदाज़ा लगेगा। तो इतना कठिन सफ़र उन्होंने देश के लिए किया था। उसके बाद जब वो जापान पहुँचे तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना को पुनर्जीवित कर दिया। तो जापान, जब हमने इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में समझा था पिछले वीडियो में, तो हमने देखा था किस तरीके से मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर ऑफ वॉर से बनाई थी, और मोहन सिंह के साथ जापान का जो थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो गया था, उससे मोहन सिंह को उन्होंने कस्टडी में ले लिया था। फिर जब सुभाष चंद्र बोस पहुँचते हैं जापान, तो सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सौंप देते हैं जापानीज़, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सुभाष चंद्र बोस में वो पोटेंशियल है कि वो एक आर्मी को लीड कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने आईएनए मुख्यालय को सिंगापुर से बर्मा में स्थानांतरित कर दिया था, उस टाइम पर जो रंगून कहलाता था। और इसी समय पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, और इस नारे ने जितने भी युवा नेशनलिस्ट थे उनके मन में देश प्रेम भर दिया, जिससे कि वो बहुत आगे आए और बढ़ चढ़ करके इंडियन नेशनल आर्मी में उन्होंने भाग लिया, और इंडियन नेशनल आर्मी इतना सब कुछ आगे जा कर के कर पाई। बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जिससे भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उत्साह मिला। उन्होंने राष्ट्रवादियों को प्रेरित रखने के लिए आज़ाद हिंद रेडियो भी संचालित किया था, और इसी आज़ाद हिंद रेडियो के जरिए उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी।
अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि किसने दी थी, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सुभाष चंद्र बोस महिला सशक्तिकरण के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने आईएनए की एक महिला रेजिमेंट की भी स्थापना करी थी जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, और उसकी पहली कैप्टन थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। 1944 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी ने जापान में इम्फाल और कोहिमा आक्रमणों में भाग लिया। तो जापान ने जो ब्रिटिश इंडिया की अगेंस्ट कोहिमा और इम्फाल कैंपेन किया था उसमें इंडियन नेशनल आर्मी आगे आई बढ़ करके, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अगर हम जापान के साथ साथ चलेंगे तो हम इंडिया में पहुंच सकते हैं। और ये हुआ भी कि जापान के साथ साथ उन्होंने जापान के कैंपेन में भाग लेकर के इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया पहुंच गई। लेकिन दुर्भाग्यवश जापान हार गया ब्रिटेन से और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। इसके साथ ही साथ इंडियन नेशनल आर्मी और उसके शोल्डर्स को भी सरेंडर करना पड़ गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस किसी तरीके से वहाँ से निकलने में सफल रहे और वो आगे बढ़ कर के किसी तरीके से पूरे मूवमेंट को लीड करने के लिए मदद चाहते थे। वो रशिया की तरफ शायद बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। अब जिस एरिया में वो क्रैश हुआ था उस टाइम पर वो जापान का एरिया हुआ करता था, सोवियत यूनियन के बॉर्डर पे वो एरिया हुआ करता था, दालियान नाम का एरिया। लेकिन वो एरिया अब इस टाइम पे ताइवान के पास है, तो ताइवान इस समय उसे माना जाता है। तो किसी तरह बोस भागने में सफल हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और भारत ने अपने सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक को खो दिया। तो अगर उस समय सुभाष चंद्र बोस सफल रहे होते अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, जो भी उनके प्लान थे उन्हें पूरा करने में, तो भारत को 1-2 साल पहले ही शायद आज़ादी मिल गई होती। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने इतना कुछ देश के लिए किया लेकिन वो देश की स्वतंत्रता नहीं देख पाए। फिर उसके बाद बहुत सारी कमिटीज़ भी बनी टाइम टू टाइम सुभाष चंद्र बोस की डेथ किस तरीके से हुई थी इसका एनालिसिस करने को, लेकिन ज़्यादातर कमिटीज़ ने ये कहा कि वो प्लेन क्रैश में ही मरे थे। लेकिन एक कमेटी फिर बनती है 2005 में, मुखर्जी कमेटी, जिसने कि ये कहा कि नहीं, प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई थी, उनकी डेथ हुई थी किसी और रीज़न से। और जब उनकी डेथ हो गई थी, उनके जितने भी आईएनए के साथी थे वो तो ये मानने को तैयार भी नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो चुकी है। तो इतना ज़्यादा लोग उनसे जुड़े हुए थे, आप समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक जो कि मेल्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।